नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी नईम वजाहत अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आपको बता दूँ कि रियासत तेलंगाना में ऐसा लगता है कि फ़िरका परस्त जमातें या तंजीमें जानबूझकर अमन व अमान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही हैं और एक बहुत बड़ी साजिश के तहत रेवंत रेड्डी हुकूमत को या कांग्रेस की हुकूमत को बदनाम करने के ऐसा लग रहा है कि तार बुंधे जा रहे हैं, यानी साजिशें रची जा रही हैं। और आपने देखा कि किस तरह मुख्तलिफ बहानों से बीजेपी हो या फिर आरएसएस की जो ज़ैली तंजीमें हैं उन्होंने सिकंदराबाद में एहतजाज किया, ज़हीराबाद में एहतजाज किया, हैदराबाद में एहतजाज किया और कैसे वो मुख्तलिफ बहानों से अमन व अमान के लिए ख़तरा बनते जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपने देखा कि पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी और पुलिस ने लाठीचार्ज इसलिए की कि पुलिस पर हमला किया जा रहा था और ये भी कहा जा रहा था कि वो सिकंदराबाद की मुतियल्लम्मा मंदिर के करीब मौजूद मस्जिद की तरफ बढ़ रहे थे। तो आप अंदाजा कर सकते हैं ये सब कुछ जो चीज़ें हो रही हैं वो अमन व अमान या लॉ एंड ऑर्डर को तबाह और बर्बाद करने के लिए हो रही हैं। और जबकि हमारे हैदराबाद को सारी दुनिया में एजाज़ हासिल हो गया है कि ये अब हिंदुस्तान की सिलिकॉन वैली में तब्दील हो चुकी है। तो बहरहाल अब कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद एक हुक्मनामा जारी करते हैं और उसके मुताबिक ये कहा जाता है कि आज की तारीख से लेकर कल यानी आज की तारीख से लेकर एक महीने तक कोई भी शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद में एहतजाज नहीं कर सकेगा, अवामी इज्तिमा मुनक़िद नहीं हो सकेंगे, 5 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी रहेगी। और आपको ये भी बता दूं कि एक जगह एहतजाज किया जा सकता है और वो है इंदिरा पार्क के पास जो धरना चौक है उसमें एहतजाज कर सकते हैं और वो भी पूरे अमन व अमान के साथ पूरे सुकून के साथ एहतजाज कर सकते हैं। अगर वहाँ पर भी आप गड़बड़ पैदा करने की कोशिश करते हैं अगर कोई, तो उनके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई की जाएगी। तो बहरहाल जैसा कि मैंने कहा है कि नईम वजाहत हमारे साथ हैं, लेकिन आपको पहले बता दूं कमिश्नर पुलिस ने अपने इस हुक्म में वाज़ेह तौर पर कहा कि हमें मोतबर ज़राए से ये इत्तलात मिली हैं कि चंद तंजीमें और जमातें रियासत में बिलखुसूस हैदराबाद का अमन व अमान ख़राब करने की कोशिश कर रही हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि क्या कमिश्नर पुलिस को भी ये मालूम है कि अमन व अमान की जो हालत है उसको ख़राब करने की कोशिश की जा रही है? तो वो कौन सी जमातें हैं, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बारे में तो खुलासा करना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। यही सवाल हम करेंगे नई वजह से। देखिए, एहतजाज करना क़ानूनी हक़ है, दस्तूर ने दिया है। जैसे ही रेवंत रेड्डी ने बाइज़त चीफ मिनिस्टर अपना ओहदा संभाला उस दिन उन्होंने तमाम पाबंदियों को हटा दिया। ये कहा कि अवामी हुकूमतें हर कोई एहतजाज कर सकते हैं। हम भी अमन चाहने वाले हैं, अमन के हम भी ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन जब कोई वाक़यात पेश आते हैं तो संजीदगी से उस पर सोचने की ज़रूरत है। मुतल्लमा क्या है उसे मुतल्लमा मंदिर का जी का वो वाक़ई की हमने भी मरज़मत की है अपने प्रोग्राम में, अब तक 3-4 मरतबा हमने मरज़मत की है जी। लेकिन उसके बाद जिस तरह से बीजेपी ने वो मसले को सियासी मसला बनाया, हिंदुत्व की दूसरी तंजीमों से मिल के सिकंदराबाद बंद बनाया, पुलिस खामोश रही, बंद एहतियाजी रैली निकाली गई, पुलिस परमिशन दी। फिर एक मंदिर में एक मस्जिद में घुसने की कोशिश की एहतजाजियों ने, पुलिस ने वहाँ पर रुकावट पैदा की तो पुलिस पर उन्होंने पथराव किया, लाठी बरसाया, जो फिर जवाब में पुलिस ने भी उस पर लाठीचार्ज किया है। और आरटीसी बसों को नुकसान करने की भी शिकायतें वसूल हुई है। उसके बाद रंगारेड्डी में प्रोटेस्ट किया गया, जिस तरह से कहा कि ज़हीराबाद में प्रोटेस्ट किया गया, मुसलमानों की जायदादों को नुकसान पहुँचाया गया। फिर साथ ही साथ कल की एक वाक़या है, जैनूर में एक मुस्लिम बच्चों का हुजूमी तशद्दुद किया गया। तो जब ऐसे वाक़यात हैं, ऐसे इस हालात में एक तंजीम हैदराबाद की वो 29 अक्टूबर को बंद काल का ऐलान देती है, पुरअमन बंद काल का ऐलान। उससे 2 दिन पहले हमारे कमिश्नर पुलिस ये कहते हैं कि 1 महीने तक जुलूस जलसे रैलियाँ पर पाबंदी आयद कर दी गई है। तो सवाल ये होता है कि बीजेपी को एहतजाज करने की इजाज़त दी जा रही है, फिर मुस्लिम तंजीमों को क्यों एहतजाज करने की? गुस्ताख़ रसूल के ख़िलाफ़ ये रैली मुनाज़िम की जा रही है, बंद मनाया जा रहा है, बंद मनाया जा रहा है। ये किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं है, ना ही बीजेपी के ख़िलाफ़ है। ये गुस्ताख़ रसूल के ख़िलाफ़ ये बंद मनाया जा रहा है। इस पर पाबंदी आयद करना मैं समझता हूँ कि
ٹھیک بات نہیں، مناسب نہیں۔ برہان ناظرین، ایک بات بتاتا ہوں کہ جہاں تک 5 سے زائد افراد کے اجتماع پر یا جمع ہونے پر پابندی عائد کی گئی ہے، وہ پابندی کمشنر پولیس حیدرآباد مسٹر سی وی آنند نے آپ دیکھیں گے کہ بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہتا جو ہے وہ قانون جو ہے 2023 کی دفعہ 163 کے تحت عائد کی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 144 دفعہ 144 جو ہوتی تھی 144 پہلے وہ ہوا کرتی تھی، اب 163 دفعہ کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ لیکن ایک سوال نئی وجات نے بھی صحیح اٹھایا ہے، اور اس میں ایک حقیقت بھی ہے، حقیقت کا پہلو بھی ہے، عنصر بھی ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ متیلمہ مندر سکندرآباد میں ایک نفسیاتی بیمار نوجوان وہاں پر جاتا ہے، طالب علم وہاں پر جاتا ہے، اور پھر جو بے حرمتی کرتا ہے اس کے بعد اسے اس قدر مارا جاتا ہے کہ یہ سمجھا گیا کہ وہ اپنی زندگی سے محروم ہو جائے گا۔ تو بہرحال اس نوجوان کا اسپتال میں علاج جاری ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ وہ نوجوان آیا تھا منور الزما کی جو کلاسز ہوتی ہیں شخصیت سازی کی یا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی، اس میں شرکت کے لیے، اور اس نے قیام کیا تھا میٹروپولس ہوٹل میں۔ اور آپ کو بتا دوں کہ اس نے اکیلا ہی نہیں بلکہ 151 طلبہ نے وہاں قیام کیا تھا، اور 1 ماہ کا یہ ورکشاپ تھا۔ اب اندازہ کیجئے کہ ورکشاپ میں شرکت کرنے والا ایک نفسیاتی طور پر بیمار طالب علم اس طرح کی حرکت کرتا ہے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ جو شخصیت یعنی موٹیویشنل اسپیکر ہیں، جو انگلش ٹیچر ہے اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ٹرینر ہے، منور الزما کو مہاراشٹر سے گرفتار کر کے حیدرآباد لایا جاتا ہے۔ یہ کس کے دباؤ میں لایا گیا ہے، یہ سوچنے والی بات ہے۔ اسی کے برخلاف اگر آپ دیکھیں گے کہ یتی نرسنگانند ملون نمبر 1 ہے، اور آپ دیکھیں گے اس کا چہرہ دیکھتے ہی آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ کس طرح کی شخصیت کا حامل ہے۔ تو بہرحال اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اس کے خلاف ملک بھر کی مختلف ریاستوں میں FIR درج ہے، اور حیدرآباد میں کئی FIR اس کے خلاف درج کی گئی ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پولیس منور الزما کو حیدرآباد لاتی ہے پکڑ کر، حالانکہ ان کا کوئی قصور نہیں، نہ انہوں نے کسی کے مذہب کے خلاف بات کی ہے، اور وہی یتی نرسنگانند جس کے خلاف کئی کیسز درج ہیں حیدرآباد میں، اسے گرفتار کرنے کے لیے سی وی آنند صاحب اپنی پولیس کو نہیں بھیجتے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، سوال تو یہی اٹھایا جا رہا ہے نا ہاں کہ انصاف جو بولتے ہیں نا، وہ ہر طبقے کے ساتھ برابر ہونا چاہیے۔ جی بی جے پی کو، RSS کو، وشو ہندو پریشد کو آپ احتجاجی ریلی نکالنے کی منظوری دے رہے ہیں، اور آپ بند منانے کی منظوری دے رہے ہیں، اور پولیس پروٹیکشن فراہم کر رہے ہیں ہر چیز کا۔ لیکن جب مسلمان گستاخ رسول کے خلاف، یتی نرسنگانند کے خلاف کیسز بک کرا رہے ہیں، جس طرح سے منور زما کو پکڑا گیا ہے، گرفتار کیا گیا ہے، اچھی بات ہے، کرو اگر وہ قصوروار ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیے، دونوں کی ویڈیوز دیکھیے، یتی نرسنگانند کی دیکھیے، اور پھر ساتھ میں آپ کی منور زما کی دیکھیے۔ کون سماج سدھار کی بات کر رہا ہے، کون سماج میں بگاڑ کی بات کر رہا ہے، اس سے اندازہ لگائیے۔ اس کے بعد آپ وارنٹ جاری کریے، انہیں گرفتار کیجئے۔ لیکن ایک طرف یہاں پر بھی BJP والوں کو پروٹیسٹ کرنے کا موقع دیا گیا، پھر ساتھ میں منور زما کو گرفتار کیا گیا۔ ٹھیک ہے، قانون کا حصہ ہو سکتا ہے، اس سے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، بالکل کیجئے۔ پھر یتی نرسنگانند کے خلاف بھی احتجاج کیا جانے کی اجازت دینی چاہیے۔ اس کے خلاف جو مقدمے درج کیے گئے ہیں، ان شکایتوں کی بنیاد پر یتی نرسنگانند کو یہاں حیدرآباد گرفتار کر کے لانا چاہیے تھا۔ بالکل، ویسے بھی اب دیکھنا ہے کہ کمشنر پولیس کیا کرتے ہیں، کیونکہ جب عوام تو لازم یہ سوال کریں گے کہ آپ قانون کا بھی دوہرا معیار دکھا جا رہا ہے حیدرآباد میں، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کسی کے ساتھ امتیاز برتنا کیا اچھی بات ہے؟ یہ تو بالکل غلط بات ہے۔ آپ جس طرح منور زما، حالانکہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے اور وہ خود ایک شخص سازی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، ملک و قوم کے بھلائی کے بارے میں بات کرتے ہیں، پیرنٹل جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ سمجھاتے ہیں لوگوں کو، اور یہ اولاد کو بتاتے ہیں کہ وہ کس طرح اپنے پیرنٹس کا ادب کرنا ہے، اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ علم کی راہیں کس طرح طے کرنا ہے، وہ منور زما بتاتے ہیں۔ لیکن آپ یتی نرسنگانند کے بارے میں دیکھیے کہ جب بھی منہ کھولتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ بیچارہ بھونکنے لگتا ہے، اور وہ ہمیشہ اس نے امن و امان کے خلاف کام کیا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ عدالتوں کے احکامات کے باوجود، حالانکہ سپریم کورٹ نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی اشتعال انگیزی کرتا ہے تو حکومتوں کو اس کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، لیکن اس کو میں سمجھتا ہوں کہ گرفتار نہ کرنا، اس کے خلاف کوئی کارروائی
कार्रवाई ना करना, यहाँ तक कि वो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी भी करता है, तो फिर अब उसकी सजा भी नहीं दी जाती, उसे गिरफ्तार भी नहीं किया जाता और बड़े आराम से वो घूम फिर रहा है, तो फिर यहाँ हैदराबाद की पुलिस मुनव्वर जमा को गिरफ्तार कर रही है वहां महाराष्ट्र से, तो फिर यति नरसिंहानन को क्यों गिरफ्तार नहीं करती? अब ये सवाल अवाम पूछने लगे हैं। जी बिल्कुल, कमिश्नर पुलिस को जवाब देना चाहिए। देखिए, जहाँ पर जिन रियासतों में बीजेपी की हुकूमत है, शायद वहाँ पर पुलिस दबाव का शिकार होगी। अब यहाँ तो कांग्रेस, तेलंगाना में तो कांग्रेस की हुकूमत है, तेलंगाना की पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। तेलंगाना पुलिस खामोश क्यों है, समझ में नहीं आता। जी जी जी, अफसोस की बात है। बहरहाल नाज़रीन, मैं बताता हूँ कि जहाँ तक अमन व अमान का सवाल है, हैदराबाद की ये खासियत है कि यहाँ पर अमन व अमान है, यहाँ पर खुशहाली है। यहाँ अगर आप देखेंगे कि शुमाली हिंद की जो रियासतों के लोग आ रहे हैं, उनके लिए तो हैदराबाद दुबई बन गया है, उनके लिए तो हैदराबाद सऊदी अरब बन गया है, और उनके लिए तो हैदराबाद यूरोप बन गया है। अगर इन अनासिर में आप देखिए, हैदराबादियों की शराफत देखिए, उनकी मुरब्बत देखिए, उनकी मोहब्बत देखिए कि हर किसी को वो गले लगाते हैं। ये नहीं देखते कि ये महाराष्ट्र का है, ये नहीं देखते कि ये बिहार का है या उत्तर प्रदेश का है या ओडिशा का है या मगरबी बंगाल का है, बल्कि ये देखते हैं कि ये हिंदुस्तानी है। उसके बावजूद यहां माहौल अगर कोई खराब कर रहे हैं, जैसा कि कमिश्नर पुलिस ने कहा है कि हमें मोतबर जराए से ये इत्तला मिली है कि चंद ऑर्गेनाइजेशन, फ्यू ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया है, और जमातें अमन व अमान को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। तो आपको ये भी इत्तला मिली होगी कि वो तंजीमें कौन सी है, वो जमातें कौन सी है और वो क्या चाहती हैं। तो क्या आप उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते? ये सबसे अहम सवाल है। बिल्कुल, देखिए, होना तो यही चाहिए ना कि हम, उन्होंने पहले कहा है कि अमन के हम चाहने वाले हैं। अगर अमन को बिगाड़ रहे हैं तो कोई कार्रवाई कीजिए, लेकिन जमहूरियत में एहतजाज करने की मुकम्मल आज़ादी है, और चीफ मिनिस्टर ने भी कहा कि एहतजाज किया जा सकता है। हम देख रहे हैं कि हाल दिनों में कई एहतजाजी प्रोग्राम्स हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ जब जैसे ही मुस्लिम तंजीम की जानिब से 29 अक्टूबर को शायद मुस्लिम शब्बान, तहरीक मुस्लिम शब्बान ने इसका ऐलान किया है। मैं समझता हूँ कि मुसलमानों के जो जज्बात है उसकी अक्कासी करने के लिए ये बंद का ऐलान किया गया है। जी जी, लेकिन जिस तरह से पुलिस इस तरह के बंद को नाकाम बनाने की जो कोशिश कर रही है, या फिर रियालों पर पाबंदियाँ करने की जो कोशिश कर रही है, मैं समझता हूँ कि उसको दोबारा अपने फैसले पर नज़रसानी करनी चाहिए। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक हैदराबाद पुलिस का सवाल है कि चलो एक बात मौक़ों पर ख़ास तौर पर आपने देखा कि सिकंदराबाद मुतल्लमा मंदिर के करीब जब अशरार मस्जिद की तरफ जा रहे थे, तो आपने देखा कि किस तरह पुलिस ने कार्रवाई की, क्योंकि पुलिस पर उन लोगों ने हमला कर दिया था। यहाँ तक कि ये कहा जा रहा है कि पुलिस पर चप्पलें भी फेंकी गई थी। तो बहरहाल नाज़रीन, ये जो हालात हैं, इन हालात के लिए पुलिस ने अच्छा किरदार अदा किया है, लेकिन इस मामले में, गिरफ्तारियों के मामले में तो देखना चाहिए। वैसे भी नाज़रीन, आपको बताना ये है कि रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर जो वाक़यात पेश आ रहे हैं, जैसा कि आपने देखा कि हाल ही में एक नौजवान को हुजूमी तशद्दुद का निशाना बनाने की पूरी कोशिश की गई, तो इसका मतलब यह है कि जानबूझकर यहाँ का माहौल ख़राब करने की कोशिश हो रही है। ऐसे में चीफ मिनिस्टर ने भी वाज़ेह तौर पर कहा है कि आवाम को चौकस रहना चाहिए इस तरह की ताकतों से। तो बहरहाल एक और ख़बर की जानिब चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक हमारे हैदराबाद फरखंदे बुनियाद की तरक्की से है, और आपको बता दूं कि हैदराबाद ओल्ड सिटी में मेट्रो रेल के बारे में लोगों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी पाई जाती है, और वो भी चाहते हैं कि हमारे शहर यानी पुराने शहर में भी मेट्रो रेल दौड़े और लोग उससे इस्तेफादा करें, ताकि शहर की खूबसूरती के साथ साथ शहर में जो तिजारती मौके हैं, रोज़गार के मौके हैं, मुलाजिमतों के मौके हैं, उसमें भी इजाफा हो। और मेट्रो ट्रेन के जहाँ तक सवाल है, हैदराबाद मेट्रो रेल में वहाँ हमारे जो नौजवान हैं बेरोज़गार, उन्हें भी रोज़गार मिल सके। तो बहरहाल खबर ये है कि अब ये रिपोर्ट आ रही है कि कम से कम 4 साल लग जाएंगे हैदराबाद में पुराने शहर में मेट्रो रेल के दौड़ने में। और आपको ये बता दूं कि जहाँ तक रियासती हुकूमत का सवाल है, उसने तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट को मुकम्मल कर दिया है, यानी मंजूरी दे दी है, और ये रिपोर्ट मरकज़ी हुकूमत को पेश की जाने वाली है। और नाज़रीन, आपको ये भी बताना है कि हैदराबाद मेट्रो के दूसरे मरहले के लिए 76.4 किलोमीटर का अहाता किया जाएगा। देखिए, जब हैदराबाद ने मेट्रो रेल शुरू हो रही थी जी, तब पुराना शहर उसमें शामिल था जी, लेकिन उस वक्त पुराने शहर को में मेट्रो रेल तामीर नहीं की गई। आज पुराना शहर मेट्रो रेल से महरूम है। रेवंत रेड्डी हुकूमत ने पुराने शहर में न सिर्फ मेट्रो रेल के कामों का आगाज़ किया है, बल्कि उसकी तोसी भी दी है, मज़ीद 2 किलोमीटर तक उसको। जी। देखिए, जब तक ट्रैफिक निज़ाम या फिर ट्रांसपोर्ट निज़ाम बेहतर न होगा, आपको डेवलपमेंट नहीं होगा। सही कहा आपने। जिस तरह से तेज़ रफ्तार आबादी हो रही है,
शहर की आबादी में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, उसी तरह आवाम को भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। बिल्कुल सही कहा। जब तक आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम नहीं करते, आवाम एक मुकाम से दूसरे मुकाम को नकल मुकाम नहीं कर सकते। जी। तो हुकूमत ने एक सोच समझ कर एक फ़ैसला लिया है। शायद 24,000 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट बनाया गया है। जी जी। इसका DPR भी तैयार हो गया है। कहा जा रहा है कि मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमत के इश्तराक के अलावा कुछ हिस्सा PP जी हाँ, पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टी से भी करने का प्रोग्राम बनाया गया है और 4 साल में इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने का ऐलान किया जा रहा है। जी जी। मैं समझता हूँ कि जब अगर कोई डेवलपमेंट वर्क होता है तो थोड़ा बहुत लोगों को नुकसान भी होता है। बिल्कुल आपने सही कहा। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का सवाल है, इसमें आप देखेंगे कि महात्मा गांधी बस स्टेशन से लेकर चंद्रायन गुट्टा रूट भी शामिल है। ये बहुत अच्छी बात है, लोगों को बड़ी आसानी होगी। और ये जो दूसरा मरहला है वो 5 राहदारियों पर मुश्तमिल है। और ये भी कहा जा रहा है कि जैसा कि नईम वजाद ने बताया कि 24,270 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, जुमला जो प्रोजेक्ट है लागत है इसकी। और इसके अलावा रियासती हुकूमत इसमें 18% हिस्सा अदा करेगी और 7,313 करोड़ रुपये पेश करेगी, यानी उसके अपना हिस्सा अदा करेगी। जबकि मरकज़ी हुकूमत 4,230 करोड़ रुपये, सॉरी रियासती हुकूमत का जो है वो 30% है और मरकज़ी हुकूमत का 18% है, जो 4,230 करोड़ रुपये होगा। और मल्टी लैटरल जो एजेंसीज है 11,693 करोड़ रुपये वो खर्च करेंगी। और जैसा कि नईम वजाद ने बताया कि पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप है उसके तहत 1,335 करोड़ रुपये हासिल किए जाएंगे। देखिए, हमको मालूम है अलहदा तेलंगाना रियासत तश्कील पाने के बाद रियासत कितनी मखरूज हो गई। जी हाँ। जब अलहदा रियासत तेलंगाना तश्कील दिया गया था तब तेलंगाना का फाजिल बजट था। जी जी। अब ये कहा जा रहा है, हुकूमत ने कहा है कि 8 लाख करोड़ रुपए का खर्चा है और कई बिल्स पेंडिंग हैं। वो पेंडिंग बिल्स को पूरा मुकम्मल करना है, साथ ही साथ जो पहले का खर्चा है उस पर सूद अदा करना है। इसके अलावा कांग्रेस हुकूमत पार्टी ने नए नए वादे किए हैं, उन वादों के लिए भी फंड चाहिए। जी जी। और साथ ही साथ बड़े पैमाने पर रोज़गार के मौके फराहम किए जा रहे हैं, उसके लिए भी तनख्वाहों के लिए भी फंड्स की ज़रूरत है। ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ कि अगर PPP के तहत कार्रवाई होती है तो मैं समझता हूँ कि पब्लिक पर बोझ आयद करे बगैर ऐसे प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा है। बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब हम चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक आपको बता दूं कि मगरबी बंगाल से है। वैसे भी आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में 9 असेंबली हलकों के ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं, जबकि मगरबी बंगाल में आइंदा माह जो हैं वो 6 असेंबली हलकों के ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं। और अब ऐसा लगता है कि BJP और TMC में ज़बरदस्त ठन गई है और दोनों करो या मरो की सूरत हाल से 2-4 हैं। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह की इश्तियाल अंगेज़ी की जा रही है। अब आप देखिए कि हाल ही में दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है और वो किसको मिला है आप अच्छी तरह जानते हैं। 74 साल के मिथुन चक्रवर्ती को मिला है, जिन्हें गरीबों का अमिताभ बच्चन कहा जाता था। तो बहरहाल मिथुन चक्रवर्ती की शख्सियत से आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, उनके एक्टिंग से भी आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि उन्हें पॉलिटिक्स में लाने में TMC के सरबराह जो हैं ममता बनर्जी, उनका अहम किरदार रहा है। और आप देखेंगे कि फिर वो कहा जाता है कि अपने बेटे पर जो लगाए गए रेप केस का इल्ज़ाम है उसके डर के मारे वो BJP में शामिल हुए या उन्हें ब्लैकमेल करके BJP में शामिल करवाया गया। ये हम इस बारे में नहीं कह सकते, लेकिन आवाम का ये कहना है। तो बहरहाल अब मिथुन चक्रवर्ती भी जैसे ही यानी दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है, ऐसा लगता है कि उनकी जो बीमारी है वो दूर हो चली है और वो चीखने लगे हैं, चिल्लाने लगे हैं। अब तो फिरका परस्ती के बातें भी करने लगे हैं। अब उन्होंने TMC वालों को धमकी दी है कि आप लोग बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो और हम तुम्हें काट देंगे, हम तुम्हें दफन कर देंगे। इस तरह की बात मिथुन चक्रवर्ती ने की है। और ऐसा लगता है कि आइंदा असेंबली इंतखाबात BJP चीफ मिनिस्टर का चेहरा मिथुन चक्रवर्ती को बनाने वाली है। लेकिन उस तकरीब में, उस जलसे में अमित शाह भी मौजूद थे और अमित शाह ने कहा कि हमारा अगला टारगेट जो है वो है मगरबी बंगाल। और मिथुन चक्रवर्ती ने एक अफसानवी ज़बान यानी उर्दू ज़बान इस्तेमाल करते हुए कहा कि मगरबी बंगाल की जो मसनद है उस पर अब BJP बैठने वाली है। देखिए, लंबे अरसे से वहाँ पर मैं समझता हूँ 30-35 साल तक कम्युनिस्ट पार्टियों का इख्तियार था। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद मैं समझता हूँ तीसरी म्याद के लिए ममता बनर्जी का काम चल रहा है जी। अब BJP चाहती है कि वो भी इख्तियार में आए। BJP इख्तियार हासिल करने के लिए मजहबी मुनाफरत फैला रही है, मजहबी जज्बात फैला रही है। यहाँ तक कि वो डॉक्टर का एक रेप हुआ था, रेप एंड मर्डर, उसको भी सियासी मसला बना दिया गया है। हर सियासी पार्टी हर इशू को सियासी मसला बनाने की कोशिश कर रही है। रही बात के मिथुन चक्रवर्ती का,
मिथुन चक्रवर्ती को सियासी प्लेटफॉर्म पर शामिल करने पहुंचाने वाली ममता बनर्जी है। जी हाँ जी उन्होंने उन्हें राज्यसभा का मेंबर बनाया था। जी हाँ ये अलग बात है, वो पार्टी से राज्यसभा के रुकने से मुस्तफ़ी होते हुए बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। अब उन्हें फिल्म कौन सा नेशनल अवार्ड के लिए भी दादा साहब फाल्के अवार्ड, सॉरी दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए भी उन्हें मुंतखब किया गया है। अच्छा जी हमें उसमें कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि वो एक अदाकार है, उन्होंने अच्छी फिल्मों में भी काम किया है, देना चाहिए। लेकिन एक अदाकार जो है तमाम लोगों का चाहता होता है, किसी एक फ़िरक़े का, किसी एक ज़ात का, किसी एक बात का नहीं होता है। मुसलमानों के मिथुन चक्रवर्ती के चाहने वाले मुसलमान भी है, लेकिन जिस अंदाज से, जिस ज़बान में वो बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उनके शायकीन उसको पसंद नहीं करें। बहरहाल मैं समझता हूँ कि बीजेपी की जो ज़बान है मिथुन चक्रवर्ती का मुंह है और ज़बान बीजेपी की है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि मिथुन चक्रवर्ती ने यह भी कहा कि मगरबी बंगाल के मसनद इक़्तिदार पर बीजेपी फायद होगी और 2026 के बाद मगरबी बंगाल में बीजेपी की हुकूमत होगी, इस तरह की बात उन्होंने कही है। लेकिन एक बात उन्होंने कहा कि मगरबी बंगाल में इक़्तिदार हासिल करने के लिए, मसनद इक़्तिदार पर बैठने के लिए हम कुछ भी करेंगे। उन्होंने एक बार नहीं कहा बल्कि ये कहा कि हम कुछ भी करेंगे, हम कुछ भी करेंगे, हम कुछ भी करेंगे। क्या अपनी जान दे देंगे? ये क्या सवाल है भाई? नहीं, देखिए, हाँ, इख्तिदार हासिल करना हर पार्टी का ख्वाब होता है, कोशिश करनी चाहिए। नहीं, हम कुछ भी करेंगे, क्या करेंगे आप? तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, आप आवाम का दिल जीतने की कोशिश कीजिए, आवाम को डराने धमकाने की या फिर हुकूमतों को चैलेंज करने की कोशिश मत कीजिए। देखिए, आपके पास अगर लॉ एंड ऑर्डर का कोई मसला है उस पर आप बात कीजिए, या फिर हुकूमत की कोई पॉलिसियों पर एतराज़ है उस पर बात कीजिए। लेकिन गैर ज़रूरी तौर पर हालात को ख़राब करने की जो कोशिश की जा रही है, मुझे नहीं लगता कि शायद मिथुन चक्रवर्ती भी ऐसी हरकत कर सकते हैं, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती को हम जानते हैं। लेकिन जैसा ही उन्होंने बीजेपी का खंडवा ओढ़ लिया है, उनमें भी अब नफरत भर गिरना शुरू हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक मिथुन चक्रवर्ती का सवाल है, वो जो कह रहे हैं कि हम कुछ भी करेंगे इक़्तिदार के लिए, और पहले तो उन्होंने कहा कि हम काट देंगे, जिंदा दफन कर देंगे, ये अजीब व गरीब बातें कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इस तरह के लोगों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन कार्रवाई क्यों नहीं करता? सिर्फ धमकी देता है इलेक्शन कार्रवाई, इंतबा देता है कि आइंदा आप नहीं बोलना, ऐसा बहुत बुरी बात है, उसके बाद तो वो चैप्टर क्लोज कर दिया जाता है। और आप देखेंगे कि अगर कोई मुस्लिम ये कहता है या फिर अपोजिशन का कोई लीडर ये कहता है तो उसके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाती है। बिल्कुल सच कहा आपने। देखिए, इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करनी चाहिए, अदलिया को उस पर सख्त नोट लेना चाहिए, पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, हुकूमतों को कार्रवाई करनी चाहिए। जी। लेकिन क्यों ढील दी जा रही है समझ में नहीं आता। जब भी इलेक्शन आते हैं बीजेपी हिंदू मुस्लिम की या फिर दूसरी बातचीत करती है। इस तरह से आज मगरब बंगाल को टारगेट बनाकर काम किया जा रहा है। जी। बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि वी डोंट टेक हिम सीरियसली, ये मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि टीएमसी ने कहा है, और मिथुन चक्रवर्ती की हैसियत नहीं है कि उन्हें सीरियस लिया जाए, इस तरह की बात टीएमसी के लीडरों ने कही है। वैसे भी नाज़रीन आप अच्छी तरह जानते हैं कि जहां तक दौलत का सवाल होता है, दौलत इस कदर ख़तरनाक होती है, यानी पैसा इस कदर ख़तरनाक होता है कि इंसान को गिरा भी देता है, इंसान को यानी बुलंदियों पर पहुँचा भी देता है। यानी जो इंसानियत होती है वो इंसानियत नुक्ते रूज पर भी पहुँच सकती है, या फिर इस तरह धड़ाम से गिर सकती है जिसका आप तस्वर भी नहीं कर सकते। आप अंदाज़ा कीजिए कि तेलंगाना का एक सनतकार है और उनकी उम्र है तकरीबन 54 ईयर्स, नाम है रमेश, और रमेश दूसरी शादी करते हैं एक इंजीनियर लड़की से, लेकिन वो लड़की भी दूसरी शादी करती है, पहली शादी नहीं बल्कि पहली शादी से उसे एक लड़की है या लड़का है, और एक फराड केस में हरियाणा में उसे जेल की सज़ा भी हो चुकी है। जब जेल से बाहर आती है तो रमेश से शादी करती है, यानी दोनों की दूसरी शादी होती है, और फिर अपने आशिक निखिल के साथ मिलकर, जो वेटरनरी डॉक्टर है उसके साथ मिलकर, और एक दोस्त हैं उनके साथ मिलकर अपने शौहर का कत्ल कर देती है। और कत्ल कर कर आप देखेंगे कि तेलंगाना में ही दफन नहीं करती उसे, बल्कि कर्नाटक ले जाती है, 800 किलोमीटर दूर ले जाकर उसे एक कॉफ़ी के बाग में जला देती है और वहाँ पर दबा देती है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि पुलिस उसका पता चला लेती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब कुछ जो हुआ है, मर्डर हुआ है रमेश का, वो 8 करोड़ रुपए के लिए हुआ है। तो आप क्या कहते हैं? नहीं, मुझे देखिए, डॉन लेडी है कहाँ की? है तेलंगाना की है। जी। नहीं, है तेलंगाना की। जी। नहीं, इससे पहले कुछ हरियाणा नहीं, हरियाणा गई थी वो काम के लिए, मुलाजिमत के लिए गई थी, और वहाँ पर उसने फाइनेंशियल फ्रॉड किया था। उसके बाद उसे सज़ा हुई, हरियाणा जेल में वो रही, और वहाँ पर उसकी मुलाकात नौजवान से हुई, फिर वो जेल से निकलती है और दूसरी शादी करती है रमेश से। जी। तो मैं समझता हूँ कि ये इस तरह के जो नफ्सियाती बीमार है, जी, उनका सही इलाज करने की जरूरत। जी। क्योंकि देखो, शौहर और बीवी का पाक रिश्ता होता है। जी हाँ। अगर इस तरह के हाल आपको अगर पसंद नहीं है तो
راہیں جدا کر سکتے ہیں، نہیں پیسوں کی ہو یہ ہوا ہے ڈائیورس ہو سکتے لے جی ہاں سکتے جی ہاں ہیں، جی ہاں جی لیکن جس طرح سے پیسوں کی خاطر یا اس کی خاطر جس طرح سے قتل اور غارت گری کی جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ حیدرآباد نے ایسے واقعات پہلے پیش نہیں آیا کرتے تھے، جی جی ہاں جی بالکل لیکن آپ سے جیسے ہی حیدرآباد ترقی کر رہا ہے، میٹروپولیٹن سٹی میں تبدیل ہو گیا ہے، ملک کے مختلف علاقوں سے یہاں پر لوگ آ کے رہ رہے ہیں، وہاں کا کلچر یہاں کا کلچر مکس ہو جانے کے بعد اس طرح کے واقعات میں تھوڑا اضافہ ہو گیا ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے، بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو یعنی آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ جو کلچر ہے اور ان کی جو مکس ہو رہا ہے کلچر، اس سے بھی یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں، لیکن پیسہ جو ہوتا ہے بہت خطرناک ہوتا ہے، پیسہ اچھا بھی ہوتا ہے۔ بہرحال ناظرین، اسی کے ساتھ ہم پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی نعیم مجاہد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔